राजवंश हवेली का डाइनिंग हॉल हमेशा की तरह शाही नाश्ते से सजा हुआ था। तभी चाचा जी अपने हाथ में टैबलेट लिए हुए प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव था। बड़ी अजीब खबर है, चाचा ने टेबल पर बैठते हुए कहा। खन्ना, वही हमारा सीनियर मैनेजर, कल ऑफिस से निकलने के बाद लापता है। उसकी कार लावारिस हालत में मिली है और उसका फोन भी बंद है। राजवंश परिवार में सन्नाटा छा गया। चाचा जी, अभिराज जी, अमृता जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। इशिका के बड़े आराम से अपने टोस्ट पर मक्खन लगाया और बिना किसी हलचल के बोली, लापता। कल तो वह मीटिंग में काफी परेशान लग रहा था, शायद पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत होगी। मैंने तो उसे शाम को जल्दी जाने की परमिशन दे दी थी क्योंकि उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। उसने अपनी आंखों में इतनी मासूमियत भरी जैसे उसे पता ही न हो कि खन्ना इस वक्त किस हाल में है। तभी अधिराज ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और इशिका की बात को पुख्ता करते हुए कहा, हाँ चाचू, इशिका सही कह रही है। कल मीटिंग के बाद उसने मुझे बताया था कि खन्ना के कुछ पुराने रिकॉर्ड ठीक नहीं मिल रहे हैं। शायद उसे डर था कि पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी, इसलिए वह कहीं भाग गया होगा। मैं सुबह अपनी सिक्योरिटी टीम को भी चेक करने को कहा, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। दोनों भाई बहन ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि घर की औरतों को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। आराध्या जी ने राहत की सांस ली। बेचारी इशिका, काम का इतना बोझ है, ऊपर से ये लोग ऐसे गायब हो जाते हैं। लेकिन टेबल के दूसरे छोर पर बैठे दादाजी, पापा और चाचा, तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वे पुराने खिलाड़ी थे। वे जानते थे कि राजवंश ग्लोबल में कोई अपनी मर्जी से गायब नहीं हो सकता, उसे गायब किया जाता है। अभिराज जी ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो बड़े चाव से नाश्ता कर रही थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी के इन कोमल हाथों से कल किसी की जान निकली होगी। उन्हें यह भी पता था कि अधिराज ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। वे जानते थे कि उनकी बेटी कितनी क्रूर है, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। उनके लिए उनका परिवार का रुतबा और राजवंश साम्राज्य सबसे ऊपर था। अगर इशिका उसे बचाने के लिए जल्लाद भी बन जाए तो उन्हें उस पर गर्व होगा। दादाजी ने गिलास साफ करते हुए कहा, खैर जो भी हो, हमें अपने लिए बिजनेस पर ध्यान देना है। इशिका, तुम्हें एक नई डील के लिए शहर से बाहर जाना है। इशिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जी दादू, सब कंट्रोल में है। उस मासूम मुस्कान के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी थी जिसे सिर्फ उस कमरे में मौजूद मर्द और अधिराज जी जानते थे। राजवंश की बेटियां पूरी तरह से अपने डार्क साइड को संभाल चुकी थी। राजवंश ग्लोबल एंटरप्राइजेस के 50वें फ्लोर पर सन्नाटा था, लेकिन इशिका के केबिन में एक अलग ही ऊर्जा नाच रही थी। उसने अपने लग्जरियस केबिन की लाइट मध्य कर दी थी। सामने मेज पर 3 एक्स्ट्रा वाइट मॉनिटर चमक रहे थे, जिन पर कोडों की हजारों लाइन बिजली की रफ्तार से दौड़ रही थी। हाँ, दुनिया उसे एक रूट बिजनेसमैन मानती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी हैकिंग स्किल थी। अब वह हैकर क्वीन भी थी जिसे कोई नहीं जानता था, जिसका डिजिटल निशान ढूंढ पाना नामुमकिन सा था। इशिका की आंखों के सामने पिछले जन्म की यादें कौन सी गई। सुरेश मल्होत्रा, वह याद जिसने उसे धोखा दिया और उसका कत्ल कर दिया सिर्फ पैसों के लिए। उसकी पत्नी गीता, जो उसे हमेशा टॉर्चर करती थी, और उनकी बेटी रीना, जो एक मशहूर मॉडल थी, वह भी उसे टॉर्चर कर रही थी। आज से तुम्हारी तबाही की गिनती शुरू, सुरेश मल्होत्रा। इशिका के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। इशिका की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी पियानो मास्टर की तरह चल रही थी। उसने मल्होत्रा ग्रुप का इंडस्ट्रीज में एक सर्वर में सेंध लगा दी। अगले ही पल मल्होत्रा ग्रुप के शेयर की वैल्यू नीचे गिरने लगी। इशिका ने उनके इंटरनल सिस्टम में एक वायरस डाल दिया। उसने सुरेश मल्होत्रा के उन गुप्त ईमेल और टैक्स चोरी के दस्तावेजों को डार्क वेबसाइट पर लिख दिया जिन्हें उसने सालों से छुपा कर रखा था। फिर इशिका यही नहीं रुकी। उसने रीना के अपकमिंग फैशन शो के सारे कॉन्ट्रैक्ट और उनकी सारी पर्सनैलिटी के कुछ पर्सनल वीडियो बड़े ब्रांड को गुमनाम तरीके से भेज दिए। सुरेश मल्होत्रा मैंसन में कोहराम मचा हुआ था। सुरेश मल्होत्रा अपने ऑफिस में पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, यह क्या हो रहा है, हमारी साइट क्रैश कैसे हो गई।
शेयर 40% कैसे गिर गए? आईटी टीम को बुलाओ। आईटी टीम पसीने से तरबतर हो रही थी। सर, कोई हमें हैक कर रहा है, लेकिन वह इतना एडवांस है कि हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वह हमारे सिस्टम के अंदर बैठकर हमें बर्बाद कर रहा है। इधर गीता मल्होत्रा अपने गिरते हुए बैंक बैलेंस को देखकर सीख रही थी और रीमा को एक के बाद एक बड़े ब्रांड से रिजेक्शन के कॉल आ रहे थे। वह सब परेशान थे और हताश थे। उन्होंने यह अंदाजा भी नहीं लगाया था यह मौत का खेल कौन खेल रहा है। इशिका अपने कैबिन की बड़ी कांच की दीवार के पास खड़ी थी, जहां से पूरा शहर छोटा नजर आ रहा था। उसके हाथों में रेड वाइन का गिलास था। स्क्रीन पर लगे एक सीसीटीवी हैक के जरिए वह सुरेश मल्होत्रा को अपना सर पकड़कर रोते हुए देख रही थी। उसे वह चेहरा देखकर वैसे ही सुकून मिल रहा था जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी देखकर मिलता है। उसकी आंखों में दया का नामो निशान नहीं था, बस प्रतिशोध की आग थी। यह तो बस ट्रेलर था सुरेश, अभी तो तुम्हें उस मोड़ पर लाना है जहां मौत तुम्हें जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। उसने अपने क्लास का स्क्रीन की तरफ एक टोस्ट किया। इशिका ने अपना लैपटॉप बंद किया और वीर को अंदर बुलाया। वीर, मल्होत्रा की अगली बड़ी चैरिटी नीलामी कब है? वीर ने सर झुकाकर जवाब दिया, कल रात में। बेहतरीन। इशिका की मुस्कान और गहरी हो गई। कल रात मल्होत्रा परिवार अपनी इज्जत के साथ साथ अपना वजूद भी नीलामी में खो देगा। तैयारी करो, कल हम भी वहां जा रहे हैं अपनी नई पहचान के साथ। फिर इशिका वापस राजवंश हवेली आ गई। राजवंश हवेली के आलीशान कमरे में नीली रोशनी बिछी हुई थी। इशिका अपने सोफे पर बैठी थी, लैपटॉप पर अपनी अगली चालों को साफ दिख रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अधिराज अंदर आया। अधिराज ने देखा इशिका की आंखों में वही पुरानी प्रतिशोध की आग और डेविल स्माइल है। वह चुपचाप उसके पास सोफे पर बैठ गए। आज मल्होत्रा के शेयर 44% गिर गए और रीना के 3 बड़े मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। अधिराज ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, यह सब तुम्हारी हैकिंग का कमाल है ना? अधिराज उसकी हैकिंग के बारे में जानता था। इशिका ने अपना लैपटॉप थोड़ा घुमाया ताकि अधिराज देख सके। ये तो बस शुरुआत है भैया। सुरेश मल्होत्रा ने जितना मुझे टॉर्चर किया उसका एक कतरा भी नहीं दिया। गीता मल्होत्रा की वह सब बातें और रीना का वह घटिया व्यवहार मुझे आज भी रात को सोने नहीं देता। इशिका की आवाज में दर्द कम और नफरत ज्यादा थी। अधिराज का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि उसकी छोटी बहन ने क्या क्या सहा है। उसने इशिका का हाथ अपने हाथ में लिया। तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है गुड़िया, अधिराज ने भारी आवाज में कहा। उन लोगों ने राजवंश की बेटी के साथ जो किया उसकी सजा मौत है। मैं तो तेरे हर वार में तेरे साथ हूँ। मैं पहले मल्होत्रा की टीम के कुछ लोगों को खरीद लिया जो अंदर से उसकी इमेज और खराब करेंगे। इशिका की आंखों में चमक आ गई। थैंक यू भैया, मुझे पता था आप मेरा साथ देंगे। अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ क्यों नहीं दूंगा? मल्होत्रा को तो यह भी नहीं पता कि उसका सामना किसी साधारण हैकर से नहीं बल्कि हैकर कवीन और राजवंशों की शहजादी से हुआ है। कल की नीलामी में तू जो भी करेगी उसके पीछे मेरा पूरा सपोर्ट और राजवंश परिवार की पावर होगी। इशिका ने एक गहरी सांस ली। उसे बहुत सुकून मिल रहा था कि उसका बड़ा भाई उसकी रूह के उस अंधेरे हिस्से को न सिर्फ जानता बल्कि उसे सही तरीके से मानता भी है। कल रात इशिका ने फुसफुसाते हुए कहा, कल रात सुरेश मल्होत्रा अपनी उस इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए देखेगा जिसे उसने धोखे से बनाया था। दोनों भाई देर रात तक उस तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार करते रहे। हवेली के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान की तैयारी हो रही थी जो मल्होत्रा खानदान का नामो निशान मिटाने वाला था। अगली रात शहर की सबसे आलीशान होटल द इम्पीरियल सुरेश मल्होत्रा की चैरिटी नीलामी का आयोजन चल रहा था। सारा मीडिया और शहर के रईस लोग वहां मौजूद थे। सुरेश, गीता और रीना मल्होत्रा अपनी झूठी मुस्कान के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज की इस नीलामी से उनकी गिरती हुई इमेज संभल जाएगी। तभी हॉल के दरवाजे खुले और एक रहस्यमयी खौफ अंदर दाखिल हुआ। 6 फीट लंबे काले सूट बूट पहने बॉडीगार्ड के गहरे एक लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर एक कीमती ब्लैक मास्क पहना था जिसमें सिर्फ उसकी ठंडी और कातिल आंखें ही दिख रही थी।
उसके बॉडीगार्ड के कोट पर लगे राजवंश ग्लोबल के कस्टमाइज लोगो और उनके वायरलेस हेडसेट को साफ था वह राजवंश ग्लोबल एंटरप्राइज की सीईओ है, जिसे दुनिया ब्लैक बीन के नाम से जानती है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सुरेश मल्होत्रा आगे बढ़ा। मैम, आपका स्वागत है, पर क्या हम जान सकते हैं कि इस मास्क के पीछे? वह इतना ही बोल पाया कि इशिका ने उसे अनसुना कर दिया और सीधे स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने पॉकेट में से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और वहां लगे विशाल प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया। अचानक स्क्रीन पर सुरेश मल्होत्रा के गुप्त वीडियो थे और दस्तावेज चलने लगे, जिसमें वह कंपनी के कर्मचारियों को धोखा दे रहा है और टैक्स की करोड़ों की चोरी कर रहा है। पूरी मीडिया कैमरे फ्लैश होने लगे। यह क्या बकवास है, इसे बंद करो, सुरेश चिल्लाया। लेकिन तभी स्क्रीन बदली और रीना मल्होत्रा के काले कारनामे सामने आए। उनकी मॉडलिंग के पीछे डार्क सीक्रेट, ड्रग्स और मासूम मॉडल को टॉर्चर करने का सबूत पूरी दुनिया के सामने था। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मॉडल इमेज सेकंड में बर्बाद हो गई। इशिका ने माइक हाथों में लिया। उसकी आवाज़ किसी रोबोट की तरह ठंडी और डरावनी थी। मल्होत्रा परिवार की न्यूज़ झूठ और खून पर टिकी है। आज इनका हर पाप इस शहर की सड़कों पर नीलाम होगा। धोखेबाज, चोर, इन्हें गिरफ्तार करो। भीड़ चिल्लाने लगी। सुरेश, गीता और रीना अपनी जान बचाने के लिए पीछे के दरवाजे से भागे। पुलिस के सायरन की आवाज़ गुजरने लगी और जनता उनके पीछे पत्थर लेकर दौड़ी। वह गलियों में बदहास भाग रहे थे, पसीने से तरबतर जैसे कोई लावारिस कुत्ता हो। एक अंधेरी गली के मोड़ पर काले सूट वाले बॉडीगार्ड ने उनका रास्ता रोक लिया। इससे पहले सुरेश कुछ समझ पाता, इशिका के बॉडीगार्ड ने उन तीनों को पकड़ लिया और एक काली वैन में डाल दिया। वैन के अंदर अंधेरा था। सुरेश अकलाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग, हमसे क्या चाहिए? सामने बैठे बॉडीगार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्हें बेहोश कर दिया। अगले ही पल वे बॉडीगार्ड शहर की सड़कों पर ऐसे गायब हो गए जैसे वह कभी वहां थे ही नहीं। पुलिस और मीडिया ढूंढते रह गई, लेकिन मल्होत्रा खानदान का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट गया। राजवंश ग्लोबल एंटरप्राइजेस के केबिन में भारी खामोशी थी। कांच की बड़ी दीवार के बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन कमरे के अंदर सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी इशिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी संतुष्टि थी। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और अधिराज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गर्व और गंभीरता का मिला जुला भाव था। वह सीधे इशिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठा। नीलामी में जो तमाशा हुआ उसने मल्होत्रा खानदान की कमर को तोड़ दिया है। अधिराज ने धीमी आवाज में कहा, पूरा शहर थू थू कर रहा है और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह मेरे और तुम्हारी टीम के कब्जे में है। इशिका ने अपनी कुर्सी पीछे झुकाई और एक लंबी सांस ली। यह तो बस ट्रेलर था भैया। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब उनके शरीर और रूह की बारी है। अधिराज की आंखें ठंडी हो गई। उसने मेज पर झुकते हुए कहा, उन्हें ऐसी सजा देनी है कि वह मौत के लिए गिड़गिड़ाएं, उन्हें तिल तिल कर मरना। इशिका, उन्होंने राजवंश परिवार की बेटी को बचपन में छीना है, तुम्हें हमसे दूर किया। इसकी कीमत सिर्फ खून से ही चुकानी होगी। इशिका ने मेज पर रखे एक पुराने फोटो फ्रेम को देखा, जिसमें उसका बचपन का धुंधला अक्स था। उसकी आवाज़ अचानक भारी होगी। सजा तो उन्हें मिलेगी भैया, और ऐसी मिलेगी जिन्हें इतिहास याद रखेगा, लेकिन मरने से पहले मुझे उनसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अधिराज ने सवालिया नजरों से देखा। इशिका के आंखों में आंसू और नफरत का संगम। मुझे जानना है कि उन्होंने मुझे बचपन में हमारे परिवार से किडनैप क्यों किया, क्योंकि मुझे आप लोगों से इतनी दूर ले गए। क्या सिर्फ जायदाद की दुश्मनी थी या कोई गहरा राज? मुझे उसे पर एक पल का हिसाब चाहिए जो मैंने अनाथ बनकर उनके टॉर्चर को सहकर गुजारा है। अधिराज ने उठकर इशिका के सिर पर हाथ रखा। तुम सही कह रही हो, यह तुम्हारा हक है। वह अंधेरे तहखाने में बंद है। चलो आज उनसे सच उगलवाते हैं, फिर उनकी बोटी बोटी करते हैं। टिक टिक। उसने अपना ब्लैक कोट पहने और उसकी आंखों में वही हैकर कवीन और राजवंश की रक्षक वाला खौफनाक ओरा लौट आया। चलिए भैया, आज मल्होत्रा परिवार को पता चलेगा कि जिस बच्चे को उन्होंने मारना चाहा था, वही बच्चा आज उनका काल बनकर खड़ा है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।